अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। And at this very crucial time, briefing Parliament, briefing parliamentary leaders, this is how democracy functions, Mr. Speaker. Unfortunate that the Prime Minister chose not to attend. This was the wrong message to send the world, in my opinion. That the Prime Minister has taken a risk in returning the Indian pilot so soon. It is mildly humorous that while the entire opposition is banned from leaving the country, कि एक न्यूक्लियर कंट्री का वजीर आजम इस जबान के अंदर खड़ा होकर कहता है कि मैं भारत के वजीर आजम को फोन कर रहा हूं और वो उठाता नहीं है, वो फोन नहीं सुन रहा। The honourable leader of one of the major parties in the opposition has said that the Prime Minister took a risk of prematurely releasing the Indian captured pilot. We did it in Pakistan's interest. We thought by doing that, we will be signaling a message of de-escalation. And that message went loud and clear. It went loud and clear, and it was appreciated. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल हैं फहद हुसैन साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आमिर इलियास राना साहब और साथ हासिल रहेगा फैसल हुसैन साहब का। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने जंग के बजाय अमन का पैगाम देकर दुनिया भर में खूब पजीराई हासिल की और उन्हें बेहतर खिलाड़ी के साथ साथ बेहतरीन सियासतदान भी करार दिया जा रहा है। लेकिन भारत से मुतालिक हालिया फैसलों पर वज़ीर आज़म को अपने ही मुल्क में अपोजिशन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज कौमी असम्बली में अपोजिशन फिर हुकूमत के खिलाफ यकजबां हुई और वज़ीर आज़म की अमन डिप्लोमेसी को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय पायलट की जल्द रिहाई को पाकिस्तान के लिए रिस्क करार दिया और वज़ीर आज़म पर खासी तनकीद की, जबकि नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से राब्ते की कोशिश को जवाब बनाकर इमरान खान को निशाना बनाया। अपोजिशन की तनकीद पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने माइक संभाला, हुकूमत का भरपूर दिफा किया और अपोजिशन को मिल बैठकर नए सिरे से ख़ारजा पॉलिसी तश्कील देने की दावत दे डाली। एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल कि हुकूमत की अमन डिप्लोमेसी पर अपोजिशन की तनकीद जायज़ या फिर वज़ीर ख़ारजा का जवाब। इसका आगाज़ ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे करूंगी कि आज जो कुछ भी हुआ, हुकूमत की अमन डिप्लोमेसी पर अपोजिशन की जानिब से तनकीद की गई, क्या वो तनकीद जायज़ थी? मेरे ख्याल में तनकीद बहुत ही गैर मुनासिब है और ये बड़ा अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि जो हुकूमत में होता है वो इस किस्म के अमन की कोशिश पाकिस्तान हमेशा करता रहा। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। हुकूमत तो बदलने से कोई पॉलिसी कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती, तो हमने हमेशा भारत की तरफ जो है अमन का हाथ फैलाया बढ़ाया है और उसके साथ बातचीत की दावत दी है हमेशा। लेकिन अपोजिशन, अफसोस की बात है कि अपोजिशन जो है वो इसको तनकीद का निशाना बनाती है। ये अफसोसनाक बात है। ये जब PMLN थी तो ये PTI वाले इसको तनकीद का निशाना बना रहे थे। इस तरह जरदारी साहब जब हिंदुस्तान के दौरे वगैरह करते थे या जाते थे, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता था अपोजिशन की तरफ से। ये पाकिस्तान ने जो किया है, अगर आप उसको देखें, दुनिया में उसकी पजीराई हुई है और पाकिस्तान को एक अमन पसंद मुल्क जो है उसमें सामने आया है। एक अमन पसंद मुल्क पाकिस्तान। ये जो पायलट का रिलीज होना था, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, इसमें कोई मिलिट्री डिसीजन इन्वॉल्व नहीं, ये पॉलिटिकल डिसीजन था और मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल डिसीजन बहुत ही अच्छे वक्त पे लिया गया है। कारगिल में अगर आप देखें, जब शरफ ने भी ऐसे डिसीजन लिया था, वो जो इंडियन पायलट था उनको हमने फौरन रिहा कर दिया था और वो हिंदुस्तान वापस चले गए थे। इस तरह ये भी इनको हमने उसको अच्छे तरीके से रखा, डिग्निफाइड तरीके से रखा और एक डिग्निफाइड तरीके से उसको वापस किया। तो उसमें हिंदुस्तान में अगर आप उसकी देखिए, उसकी पजीराई हुई है, बाकी दुनिया में तो होगी भी, हिंदुस्तान में भी उसने तफरका डाल दिया है। ये जो अमन की कोशिश हो रही है हिंदुस्तान में भी इसको वेलकम किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है। मोदी के कॉल करना बुरी बात नहीं है, इसमें कोई अना की या ईगो की बात नहीं है। अमन के लिए काम करना चाहिए और जो इमरान खान साहब कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं।
ठीक है फहद साहब, जिस तरह का ऑपोजिशन का रवैया आज देखने को मिला कौमी असम्बली में, क्या ये रवैया जायज़ था? और फिर जवाब भी दिया गया, बता दिया गया। इससे पहले भी ये बातें बार बार बावर कराई जाती रहीं कि जो कुछ भी कोशिशें की जा रही हैं उसके पीछे पस मंज़र क्या है? देखिए नबीला, ऑपोजिशन का काम है ऑपोजिशन करना। उन्होंने हर चीज़ की मुखालफत करनी है, ये उनका मैंडेट है, ये उनकी जिम्मेदारी है। फ़र्क ये पड़ता है कि कौन सा ऐसा इशू है जिसको सामने रख के वो अपनी ऑपोजिशन करने का जो गुर है वो अपनी तमाम कौम को दिखाना चाहते हैं। प्रॉब्लम आज ये हुआ है कि जिस इशू पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तनकीद की, या जिस इशू पे आज एहसन इकबाल साहब खड़े हुए और उन्होंने तकरीर झाड़ी, ये इशू ऐसा है जिस पे इस वक्त पाकिस्तान में कोई दो राय नहीं है। एक बहुत हद तक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% जो है वो लोग हर बात को दुरुस्त मानते हैं जो कुछ पिछले चंद दिनों में हुआ, लेकिन शायद ये कहना गलत ना हो कि अक्सरियत पाकिस्तान की है जो है पाकिस्तानियों की वो समझती है कि हुकूमत ने जो फैसले किए वो दुरुस्त किए। इसलिए जिस तरीके से आज बिलावल साहब बोल रहे थे या जिस तरीके से आज एहसन इकबाल साहब बोल रहे थे, मुझे लग रहा था, मैं बड़े गौर से देख रहा था, मुझे लग रहा था कि वो उनको भी महसूस हो रहा है कि वो अपोजिशन बराए अपोजिशन कर रहे हैं और उनके पास को बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है। और ये वो असल में बात थी जिसकी बुनियाद, जिसकी वजह से शायद आज उनकी बात में इतना असर नहीं था, वो ये कि उनके पास मटेरियल नहीं था, उनके पास पॉइंट्स नहीं थे, उनके पास को बहुत जिसे कहते हैं कि भारी भरकम दलाइल नहीं थे जिसकी बुनियाद पर वो गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करते। इसलिए जब वज़ीर ख़ारजा साहब ने उनका जवाब दिया, वैसे बाय द वे उनके जवाब में भी कोई बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि सब्सटेंस नहीं था, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग विकेट पे थे तो जो कुछ उन्होंने कहा वो जो है वो लगा के दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरा ये ख्याल है कि आज ऑपोजिशन से वो ऑपोजिशन हो ना पाई जिसका उनके पास मैंडेट है। बिल्कुल फैसल साहब, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन की जानिब से जो रवैया अपनाया गया ये होना नहीं चाहिए था, उनके पास वो मजबूत दलाइल नहीं थे, तो सिर्फ शोर और वावेला मचाकर हालिया दिनों में पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें की गई उन कोशिशों का असर ज़ायल करना ये रीज़न हो सकती है क्या? देखिए, कल मोदी साहब ने भारत में तकरीर की और अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि जो भारत की अपोजिशन है वो बातें कर रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ और इस मौजूदा सूरत हाल में भारतीय हिकमत अमली के ख़िलाफ़। जो पाकिस्तानी अखबारात में जो है वो शह सुर्खियों में और लीड की शक्ल में वो चीज़ें छप रही हैं। आज पाकिस्तान की अपोजिशन ने भी बिल्कुल वही काम किया है। कल भारत के अखबारात को जो है उन्होंने ये ख़बर बतौर लीड दे दी है। आज से पहले इस सारी सूरत हाल में पूरी पाकिस्तानी कौम का एक ही मौक़िफ़ था, वो तमाम के तमाम स्कूल ऑफ थॉट, उनके चाहे जितने भी हुकूमत वक्त से या दीगर इदारों से इख्तलाफात थे, लेकिन उन्होंने इस मामले पर जो है एक ही मौक़िफ़, एक ही राय इख्तियार की थी। और ये मौक़िफ़ जो है पूरी दुनिया के लिए जो है बड़ा हैरान कुन था, जो भारत की भी जहन व गुमान में और शायद दुनिया की भी जहन व गुमान में भी ना होगा कि इतनी तकसीम शुदा कौम जो है वो एक किसी मसले पर इस तरह का एक मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है। आज अपोजिशन ने उस मौक़िफ़ की और जो सूरत हाल थी उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो नफ़ी की। अपोजिशन को ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। इसमें देखिए पूरी सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो है सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि अमन की कोशिशें कायम हुई हैं, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में एक इखलाकी तौर पे भी ताकत सामने आई है, अस्करी ताकत भी सामने आई है और सिफारती ताकत भी सामने आई है। इन तीनों महाजों के ऊपर जो है भारत को जो है वो ऐसी शिकस्त हुई है कि भारत में जो आवाज़ें उठ रही हैं वो भारत पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है वो तायद करती हैं। वह आज जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो सवालात भारत में भारतीय हुकूमत से जो है पूछे जा रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल थी वो ये अपोजिशन को ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था कि हमारे दुश्मन को जो है कोई बात करने का मौका मिले। आज अपोजिशन के मौक़िफ़ से मोदी के मौक़िफ़ को जो है वो तकवीत मिली है, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा साइन नहीं था। देखें, बिल्कुल एक मैं आखिरी बात कर दूं कि पाकिस्तान के जिन दिमागों ने भी इतनी आला और अरफा हिकमत अमली बनाई, ये मुकम्मल तौर पे जो है कामयाब तरीन हिकमत अमली रही है। हमें भी इमरान खान की जहनी सतह का अंदाज़ा है कि उनकी जहनी सतह कितनी है और किस तरह की हिकमत अमलियाँ कहाँ तक बना सकते हैं। ये तो ढकी छुपी बात नहीं, बहरहाल जो भी दिमाग थे उनकी हिकमत अमली जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो कामयाब रही। तो हमें अपनी ज़ाती
सियासी ख्वाहिशात पर, सियासी एजेंडे पर जो है एक ऐसे वक्त में जो है हम अगर इमरान खान की इस वक्त मुखालफत करेंगे तो इमरान खान की मुखालफत नहीं होगी, वो पाकिस्तान की मुखालफत कराएगी और पाकिस्तान की मुखालफत पे जो है वो हमें कोई मुफाहमत और कोई मसलहत पसंदी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ठीक है आमिर साहब, इससे पहले देखा गया कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट, तमाम सियासतदान, तमाम जमातें एक पेज पर नजर आई और इसी तरह इस सारी सूरत हाल को सपोर्ट करती नजर आई। आज फिर ऐसा क्या हो गया? आज क्यों फिर उसी तमाम फैसलों पर तनकीद सामने आ रही है? एक घर में ना बच्चे डिफरेंट नौयत के होते हैं, उनके जज्बात डिफरेंट होते हैं और माँ बाप उनके बारे में मुख्तलिफ फैसले करते हैं और वहाँ पे भी इख्तलाफ बन जाता है। तो जब ये जो बात अभी फैसल भाई कर रहे थे और मैं इख्तलाफ करूँगा बाकी अपने सारे एक्सपर्ट से, ये ही तो हुस्न है अपोजिशन का कि जब यकजहती की प्रॉपर ज़रूरत होगी थी, ये बिल्कुल वहीं पे खड़े थे। इनको आप बिल्कुल मुल्क दुश्मनी की तरफ ना लेके जाएं। ये ऐसी बात नहीं है कि अगर गवर्नमेंट की आप खिलाफ बात करते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जाती है, नहीं। जब ज़रूरत थी, किसी शायद दिमाग ने कोई काम नहीं किया, मीडिया, अवाम, हुकूमत, अपोजिशन सब ने पाकिस्तान का नाम लिया और वो बनी यकजहती। उस लड़ी में सब पिरोए गए, ये किसी ने इनको बांधा नहीं था। फौज के साथ यकजहती का इजहार सब तबकों ने किया, सब कौम ने किया और हमारे जवानों ने अपना जो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट थी उसको साबित किया कि पाकिस्तान की फ़ौज क्या है, तीनों मुसल्लह अफवाज क्या हैं, नेवी हो, बहरिया और ये फ़िज़ाइया हो, आर्मी हो, कोई कमी नहीं थी, ना कोऑर्डिनेशन की ना कुछ। मीडिया ने अपना रोल खुद प्ले किया, जिसकी सब तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया में जो रोल प्ले हो रहा है वो कुछ और हो रहा है। अब आप आ जाएं आज के ऊपर, देखें ना, एहसन इकबाल अगर कर रहे हैं, वो अपोजिशन नहीं कर रहे तो क्या करें? नवाज शरीफ ने भी तो किया ना, वो मोदी साहब के हल्फ में चले गए थे। नवाज शरीफ ने ही पायलट छोड़ा था, जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, वो रांची कुछ नाम था उसका, कारगिल में जो जहाज गिरा था, जिसको अब सब कहते हैं 71 से पहले कभी भारत ने फिजाइया हमारी फिजा की खिलाफ वर्जी की नहीं। भाई की थी तो कारगिल में जहाज गिराया था ना हमने, कोई वहां जाके गिराते तो फिर वो मकबूजा कश्मीर में गिरता। यहाँ से जो उड़ के गया, इस दफा हमने बताया ना, Su-30 जो गया है वो वहां यहाँ से गोला लगा है, उसको मिसाइल लगा है और वो पायलट इसलिए मरा कि वैक्यूएट नहीं हुआ था, दूसरे ने वैक्यूएट किया तो उसका मलबा भी इधर गिर गया। वो बिल्कुल एक डिफरेंट कहानी है। आज हुकूमत और अपोजिशन जब साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर वो प्रेशर में इशू करते हैं, फैसल वावडा का इशू है, बहुत सारे इशूज हैं, तो गवर्नमेंट और हुकूमत अपोजिशन ने अपना अपना किरदार अदा करना हो, तो इसको यकजहती के साथ कहाँ से जोड़ रहे हैं? अगर हिज़्ब इख्तिलाफ आवाज़ उठाएगी, हुकूमत को जवाब देना होगा। जैसे आज शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया कि जी ये तो पीपल्स पार्टी और नून के दौर में भी कलदम तंजीमें थी, तो शाह महमूद नून में भी रहे, शाह महमूद पीपल्स पार्टी में भी रहे, तो ये किसकी तरफ गिनेंगे अपने आप को? इन्होंने कहा जी नून के दौर में ये गए ग्रे लिस्ट में, नून के दौर में FATF से नवाज शरीफ के दौर में निकला था पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में। ये हकायक है जिनको सबको समझना होगा और हमारी जमहूरियत का हुस्न यही होगा कि हिज़्ब इख्तिलाफ को बर्दाश्त करें, उनकी आवाज़ से सबक सीखें। ठीक है लतीफ़ चौधरी साहब, आज जो कुछ भी हुआ कौमी असम्बली में, क्या ये जमहूरियत का हुस्न है और जमहूरियत का हुस्न इसी तरह रहेगा, या फिर अगर यही जमहूरियत मजबूत होती है यकजहती से तो वो काबू आगे लेकर चलना चाहिए? नबीला, इस मामले में पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है कि असम्बली के अंदर जो अपोजिशन बैठी है उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो जहाँ गवर्नमेंट को समझें कि ये इनकी पॉलिसी ये ठीक नहीं थी तो उस पर आवाज़ उठाएं। ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ बैठ के किसी के उनको मुल्क दुश्मनी की बात तो नहीं कर सकते। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जैसे फाज साहब ने कहा कि उनकी विकेट कमज़ोर थी और उसके विकेट कमज़ोर पे वो ज़्यादा अच्छा खेल नहीं खेल सके, ये एक अलग इशू है। बाकी रह गया अभिनंदन को, पायलट को वापस करने का मामला, इसमें भी मुल्क के अंदर एक राय मौजूद है जिनका ये कहना था कि यह कहना है, या बल्कि अब भी वो इस चीज़ पे कायम है कि उसको छोड़ने में गलती की गई, हमें थोड़ा सा डिले करना चाहिए था, कुछ अपनी शराइत बनवानी चाहिए थी। ये एक काउंटर नैरेटिव दूसरी तरफ से है। इसमें हमने अपनी राय देनी है बतौर एक्सपर्ट कि हम इसको कैसा समझते हैं, यानी मैं अपना ज़ाती तौर पे इस इक़दाम को मैं कैसा समझूंगा। मेरा ख्याल इसमें यह है कि गवर्नमेंट का डिसीजन था, या जिस भी कॉर्नर से ये डिसीजन आया और इमरान खान साहब ने इसका ऐलान किया, मेरा ख्याल है कि ये बेहतर एक तर्ज अमल था और बेहतर पॉलिसी थी जिसको अख्तियार किया गया उस मौके के ऊपर। देखें, जब वार सिचुएशन हो, वार लाइक सिचुएशन हो या वार हो रही हो, तो उस मौके के ऊपर फैसला असल चीज़ होती है कि वो फौरी
फैसला करना होता है। उसके रिजल्ट क्या निकलते हैं ये जंग बंद होने के बाद सामने आते हैं कि यार ये मामला अगर उस वक्त ऐसा कर लेते तो वो कर लेते। तो एट द टाइम मेरा ख्याल ये था कि ये फैसला बहुत बेहतर तरीके से किया गया, क्योंकि उस वक्त जो मतमा नज़र था, जो मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि जंग को किसी तरीके से टाला जाए और जो अमन को एक रास्ता दिया जाए, जारियत करने वाले के पास कोई जवाज ना आए, क्योंकि वो हमसे साइज में बड़ा है, वसाइल में बड़ा है, और जो सफारतकारी के हवाले से भी उस इंडिया का वजन हमसे ज्यादा है। कुछ हकीकतों को तस्लीम करना चाहिए, उसमें आप उसमें ना रहें। तो मेरा ख्याल है वो फैसला ठीक था, इमरान खान ने फैसला किया या जिस भी कॉर्नर पे बैठ के फैसला किया वो दुरुस्त था। हाँ, अलबत्ता एक गलती जरूर थी कि अपोजिशन को एतमाद में लिया जाना चाहिए था। जब इस किस्म की सूरत हाल हो, इमरान खान को चाहिए था कि वो तमाम अपोजिशन लीडरों के साथ बैठते, उनके साथ उनको चीज़ों को, हकायक को बताते, उन्हें बताना चाहिए था तमाम अपोजिशन लीडर की हमारी कैपेसिटी क्या है क्या नहीं है, तो फिर फैसला होता। मेरा ख्याल अपोजिशन को ये हक है कि वो सवाल करे और उस सवाल का जवाब भी दे दिया गया वजीर खारजा की जानिब से। बहरहाल की जो राय है वो आपके सामने हमने रखी। बढ़ेंगे हम ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद हम अगला सवाल रखेंगे एक्सपर्ट्स के लिए कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा टल गया। साथ रहिएगा। So we continue to urge both sides to continue to take steps to de-escalate the situation, and that includes through direct communication, and we believe strongly that further military activity will exacerbate the situation. एक होती है पब्लिक डिप्लोमेसी, एक होती है प्राइवेट डिप्लोमेसी। प्राइवेट डिप्लोमेसी को बरूए-कार लाते हुए अमेरिका ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है और दीगर ममालिक ने। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पाक भारत कशीदगी की तमाम सूरत हाल दुनिया के सामने रख दी। अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दामात से आगाह किया और मौजूदा कशीदगी में कमी की खुशखबरी सुनाई, लेकिन साथ ही साथ ये भी वाज़ेह कर दिया कि भारत के जंगी जुनून के बायस अभी भी जंग का खतरा टला नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रिहा करके अमन पसंदी का सबूत दिया। अब बॉल भारत के कोर्ट में है कि उसे अमन चाहिए या खित्ते को गैर मुस्तहकम करना है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कश्मीर को खित्ते का बुनियादी तनाज़ा करार देते हुए वाज़ेह किया कि अमन इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी में कमी का क्रेडिट लेते हुए इंकिशाफ किया है कि हालात को मामूल पर लाने के लिए वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो दोनों मुल्क की क़यादत से राब्ते में हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा टल गया? एक्सपर्ट्स के लिए हमारा ये सवाल, और आमिर साहब आपसे इसका आगाज। आमिर साहब, क्या पाकिस्तान और जी DGISPR ने जो बात कही कि अब गेंद इंडियन कोर्ट में है, तो वो बिल्कुल ठीक बात की कि पाकिस्तान ने एक मैसेज दिया कि आपने हमला किया और हमने जवाब दे दिया। अब आप सहज हैं उस जवाब को कि आपके हमले में ये हम पे अल्लाह का करम हुआ कि वो दरख्तों पे गिरे और कौवा मर गया उसमें, और हमने आपके प्लेन गिरा दिए। ठीक है जी, तो अब आप तय करें कि मोदी और भारत एक साथ चलना चाहते हैं, क्या वो इसी जंगी जुनूनियत में रहना चाहते हैं, मजहबी जुनूनियत में वो लेके चलना चाहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ लेके चलना चाहते हैं। अब वो ताने दे रहे हैं अपोजिशन को, देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और यहाँ हमसे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। ज़ाहिर है कमज़ोरी आ गई है, तो वो सवाल जवाब पे चिढ़ रहे हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ को पाकिस्तान के और पाकिस्तानी मीडिया के ताने दे रहे हैं। तो ये उनके घर की लड़ाई है। पाकिस्तान ने जिस अंदाज में यकजहती का मुजाहरा किया और डिप्लोमेसी हमारे यहाँ शुरू हुई, और फिर जो हमारी ISI ने बेहतरीन इंटेलिजेंस का सबूत दिया जब उन्होंने ब्राह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पे नस्ब किए, बर वक्त इतला आई और बर वक्त उसका जवाब बिल्कुल हमने फाइनल कर दिया, 3 की जगह 13 निशाने बना दिए। तो अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, सब दोस्तों को पता भी चल गया, बता भी दिया कि अब इसके बाद क्या होगा। तो फिर अमरीकी वजीर खारजा को आना था, क्योंकि अमरीकियों के जहाँ $45 बिलियन सालाना लग रहे हैं अफगानिस्तान में, और वो हमारे ज़रिए
दोहा में बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं अफगानिस्तान से, तो उनका तो सारा प्लान चौपट हो रहा था। और पाकिस्तान ने कहा कि फिर अब आप यहाँ ज़ल्मे खलीलज़ाद को किस लिए भेज रहे हैं, हम अपने बॉर्डर को सेव करें या आपके मुज़ाकरात कराएं। तो वहाँ अमरीकियों को भी समझ आ गई कि ऐसा सब कुछ नहीं चलेगा कि एक तरफ आप हमसे मुज़ाकरात अपने लिए कराएं और दूसरी तरफ इंडिया को आप चढ़ा दें, क्योंकि ये बिल्कुल कनाइवेंस एक सामने है कि ये अकेले काम नहीं हुआ, इसमें कुछ कुव्वतों ने इंडिया का साथ दिया, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका ये वो लोग हैं, जब इंडिया ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफवर्जी की, सरहदों की खिलाफवर्जी की, उन्होंने मजम्मत नहीं की, बल्कि ढके छुपे अल्फाज में हमें ही समझा रहे थे कि यहाँ सेफ हेवन है, जरा ख्याल करें, ये देख लें, बजाय इसके कि डी एस्केलेशन करते। तो अब जब हमने ये जवाब दे दिया, अब ये उनके ऊपर है कि क्या अमेरिका अपने मफादात को देख, क्योंकि हर मुल्क का अपना मफाद होता है, खित्ते का अमन, एटमी कुव्वतें, यहाँ क्या होगा ये सबको पता है कि फिर भस्म हो जाएगी हर चीज, बचनी कुछ नहीं, क्योंकि हमने रवायती जंग नहीं लड़नी दो मुल्कों ने, यहाँ फैसले और अंदाज से होंगे। मोदी जितनी जल्दी समझ जाएं, तकरीबकारी उतना ही खित्ते के लिए भी अच्छा है और भारत के लिए भी अच्छा है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से हमने सारी दुनिया के सामने ये रख दिया है कि मामला क्या है और कौन जंग चाहता है, बॉल अब भारत के कोर्ट में है, बार बार ये कहा जा रहा है। आपको लगता है कि तमाम सूरत हाल जानने के बाद भारत अब भी जंग का ही जो राग अलाप रहा था, जंग की बात कर रहा था, अब भी वो करेगा या फिर पीछे हट जाएगा अपनी इस हटदर्मी से? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि एक डी एस्केलेशन की तरफ हम जा रहे हैं। सो मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं कि अमन की तरफ जो है या मौजूदा सूरत हाल में जंग का कोई मुझे खतरा नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी आप जितनी मर्जी मनसूबाबंदी कर दें, दुश्मन डायनामिक होता है, और खासकर ऐसा दुश्मन जो इस वक्त उसका लॉस ऑफ फेस हुआ है, वो अपने आप को एक बड़ा ताकत समझता है, वो अपने आप को बड़ा असर रसूख वाला मुल्क समझता है, उसको लॉस ऑफ फेस हुआ है, एक ये हुआ है। दूसरा, उनका जो वजीर आजम है, उनको शदीद तकलीफ का बनाया जा रहा था, जो वो सोच रहे थे कि उनसे वो फायदा उठाएंगे, वो नुकसान हो गया, और यहाँ पर कि उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान बोल रहे हैं, या आप अपने जो उनकी फौज है उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वहां पर सवाल पूछने का मतलब यह है कि आप फौज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट की सूरत हाल है वो ये है, दोहा की जो अमन कॉन्फ्रेंस, उसके अलावा जो शदीद खतरा है कि अगर एक जनरल वॉर आ जाए तो रास्ता जो अफगानिस्तान का है वो बंद हो जाता है। वो बहुत ही शदीद सूरत हाल अमेरिकन ट्रुप्स के लिए या नेटो ट्रुप्स के लिए अफगानिस्तान में क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अमेरिका जो क्वाइट डिप्लोमेसी कर रहा है, वो मेरे ख्याल में वो इसी तरफ है कि जंग फिलहाल न छेड़ी जाए। ठीक है फहद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आलमी दुनिया भी किरदार अदा कर रही है, अमरीकी वजीर खारजा का किरदार सामने आ गया कि किस तरह से जंग के खतरे को टाला गया है, इस सारी सूरत हाल के बाद आपको लगता है कि जंग का खतरा टल गया है? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि जंग का खतरा जो है वो अब बहुत हद तक टल चुका है, लेकिन कशीदगी खत्म नहीं हुई। और इस वक्त ज़रूरत शायद इस बात की है कि उस कशीदगी को मैनेज कैसे करना है। जब तक भारत में इलेक्शन नहीं हो जाते तो लगता यूं है कि ये कशीदगी रहेगी, क्योंकि इस तरह की टेंशन से मोदी अपनी इलेक्शन कैंपेन को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी ये है कि अब जो कुछ हुआ जब पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिराए और उसके बाद एकदम लगा यूं जैसे कि जंग छिड़ने वाली है, उसमें जो भारतीय दावे थे अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी उनका पोल खुलना शुरू हो गया। देखें, आज रॉयटर्स की बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट आ गई जिसमें उन्होंने ये साबित कर दिया है सैटेलाइट इमेजरी से कि जो वहाँ पे जो उनका दावा था कि हमने बालाकोट में आकर कोई कैंप है या कोई मदरसा तबाह कर दिया है, वो बिल्कुल गलत निकला। वहाँ पे एक बिल्डिंग है और उन्होंने साबित कर दिया कि वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक और दावा था कि जनाब पाकिस्तान का F-16 जो उन्होंने गिराया है, वो मलबा जो वहाँ पे बार बार दिखा रहे थे, अब रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये साबित कर दिया है कि वो मलबा F-16 का नहीं है। और एक और ये भी कहा जा रहा था कि जनाब एक पाकिस्तान के पायलट है, उनका नाम भी आना शुरू हो गया था। तो आज के दिन में कई इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं जिसने वो जो एक अजीब सा उनका दावा था वो भी जो है बिल्कुल गलत साबित कर दिया। तो इस तरीके से उनका जो पूरा उन्होंने गुब्बारे में हवा भरी हुई थी जंग की, वो तो खत्म हो गई है। लेकिन इशू अब ये है कि इसको कैसे मैनेज करना है। और दूसरी तरफ जहाँ पे मोदी के जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में अपनी अपोजिशन से निपट रहा है, हमें भी वो बहुत ज़रूरी इकदाम लेने हैं जिनको इनिशिएट कर दिया है गवर्नमेंट ने और जिनको मंतकी अंजाम तक लेके जाना है। ख़ास तौर पे मैं जिक्र कर रहा हूँ नॉन स्टेट एक्टर्स का, जिनका जो फाइनल जो भी कुछ भी करना है उसके पीछे अगर सियासी विल ना हुई तो फिर ही काम नहीं हो पाएगा।
ठीक है लतीफ चौधरी साहब, सियासी विल को और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा? और जो जंग का खतरा कहा जा रहा था वो तो कहा जा रहा है काफी हद तक टल गया है, लेकिन कशीदगी का सामना क्या वाकई ही भारत के इलेक्शन मुकम्मल होने तक इसी तरह से देखने को मिलेगा? मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त ही लगती है कि जब तक इलेक्शन है, क्योंकि बीजेपी ने और मोदी ने जो अपनी एक किस्म की इलेक्शन कैंपेन है वो एक वार हिस्ट्री है उसमें वो बिल्ड की है। तो ये अब अप्रैल के जाके एंड पे जाके पोलिंग होनी है, तो उस दौर तक इस किस्म की कशीदगी का बरकरार रहना एक पॉसिबल नज़र आता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान का तो खैर मौक़िफ़ वाज़ेह अमन के हवाले से, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट को और इंडियन पॉलिसी साजों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये जो 1.5 महीने का जो एक कशीदगी का पीरियड अगर ये बरकरार रहा तो ये इस एरिया में जो अफगानिस्तान से लेके इंडिया तक ये नॉन स्टेट एक्टर्स की भी एक इलाके हैं ये, तो ये खतरा, ये क्यों बिला वजह एक दावत दे रहे हैं कि कोई और किसी हादसा ना हो जाए और दोनों मुल्कों के दरमियान एक नई गलतफहमी हो जाए, एक से निकल के फिर दूसरे से सिरे पे ये भाग निकलें। तो ये इस मामले पे दोनों मुल्कों के दरमियान कॉन्टेक्ट का बहाल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्ट बहाल होना चाहिए। इंडिया को ये बिल्कुल करना चाहिए ताकि दोनों साइड की जो फौजी क़यादत है उनको तो पता हो ना कि सूरत हाल क्या है। इसी तरह इंटेलिजेंस लेवल पे भी ये चीज़ करना हो ताकि आप किसी नए सानहे से बच जाएं। ये इंडिया को ये जरूर सोचना चाहिए, मेरा जहां तक इसमें। ठीक है फैसल साहब, आपको लगता है कि इतनी नाजुक सूरत हाल है और अगर जंग होती है तो ये रवायती जंग नहीं होगी? ये मुद्दा पाकिस्तान तो बयान कर रहा है, समझ में आ रही है, क्या दूसरी जानिब भी ये बात समझ में आ रही है? देखिए, जो अभी मौजूदा सूरत हाल हुई उसको हमें ना आलमी सियासत के तनाजुर में भी ये देखना होगा। देखें, इस वक्त अमेरिका समेत कई ममालिक की, जो दुनिया की बड़ी ताकतों की ये ख्वाहिश है कि चीन को जो है वो चीन तक ही महदूद किया जाए और चीन को चीन से बाहर ना निकलने दिया जाए। तो ये अभी जो मौजूदा हालात हुए हैं ये भी है कि इस खत्ते पर जो है बुनियादी तौर पर अमरीका और चीन की जो एक लड़ाई होने जा रही है, और पाकिस्तान और भारत जो है उसमें जो है उसको आप कह लें इस्तेमाल होंगे या उसमें एक अलाकार बन जाएंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जारियत नहीं की गई थी। इस वक्त मोदी के हाथ में भी जो है वो अमेरिका का दिया हुआ जो है वो स्क्रिप्ट है। तो बुनियादी तौर पे भारत भी कोई अपनी जंग नहीं लड़ रहा, वो भी आलमी कुव्वतों का एक साजिशों का जो है वो एक हिस्सा, एक पार्ट और आलाकार जो बना हुआ है। जंग का खतरा, जो इस तरह की जंग होने जा रही थी, हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जंग का खतरा टल गया है। लेकिन पाकिस्तान पे जो है वो हमले तो होंगे, उनके तरीक़ेकार तब्दील हो जाएगा, अंदरूनी इंतशार पैदा करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर कोई ये समझ रहा था कि एबटाबाद वाला जैसे वाक़या हुआ था, ये जो वाक़यात हुए हैं एक टेस्टर था जो उन्होंने किया था कि जिस तरह एबटाबाद के मामले पे पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, तो उस पर शायद ये समझ रहे थे भारतीय फौजी आएंगे और अटैक करेंगे, उस पर पाकिस्तान को चेक करना था कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने जो रिएक्शन दिया है, जितना भरपूर रिएक्शन दिया है, वो पूरी दुनिया के लिए की उसकी जो है वो आंखें जो है खुली की खुली रह गई। किसी के जहन में, किसी के गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान की तरफ से जो ऐसा भरपूर रिएक्शन जाएगा कि भारत को जो है वो हर मास पे जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और हमसे 3 गुना ज़्यादा ताकत होने का दावेदार भारत जो है वो बिल्कुल एक भीगी बिल्ली बन के जो है सिर्फ म्याऊं म्याऊं करे जा रहा है। अमली तौर पे कुछ करने की जो है उसकी जो है वो हमें अब सख्त नजर नहीं आती है। एक टेस्टर था और वो टेस्टर पाकिस्तान ने कर लिया। मैं एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद सवाल रखेंगे कि क्या हुकूमत पर नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्जाम दुरुस्त है? एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए साथ रहिएगा। पंजाब ने नवाज शरीफ साहब को ये ऑफर दी कि वो पंजाब के किसी भी सरकारी अस्पताल, वो PIC हो या कोई भी और अस्पताल जो भी वो चूज़ करते हैं, वहाँ पे उन्हें शिफ्ट करके उनका इलाज करवाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नासाज़ियत तबीयत हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन गई। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमती रवैये को हैरान कुन करार दिया। तो वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब हुकूमत फौरी हरकत में आई और उन्हें इलाज मुआवजे के लिए PIC मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म अस्पताल जाने को तैयार नहीं है। एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल कि क्या हुकूमत पर नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्ज़ाम दुरुस्त है? फहद साहब, जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, क्या इस बात में कोई सदाकत है? देखिए, ये जो हमारी सियासत में जो एक जहर आ गया है, हमने हर चीज़ को पर्सनलाइज कर दिया है, ये उसकी अक्कासी करता है ये सूरत हाल जो खड़ी हो गई। अब देखिए, एक शख्स की सेहत का मामला है,
इससे पहले जब उनकी जो अहलियाँ थी उनकी, वो जब बीमार थी, उनको जब कैंसर था, तो तब भी मजाक उड़ाया जाता था सियासी बुनियादों पर कि देखें जी ड्रामे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कितनी ये एक अफसोस की बात है। तो इस वक्त भी ये एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई भी है जिसमें हुकूमत को एक बड़ापन दिखाना चाहिए, और अगर उनकी कोई शिकायत है, अगर कुछ भी उनके वो एक तरह किसी भी तरह का इलाज चाहते हैं, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर उनको ये फील हुआ है और उन्होंने जो कहा कि जी मुझे सेहत के लिए भीख नहीं मांगनी, तो ये यहाँ तक अब पहुंचे क्यों? मेरा ख्याल है हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए और इस मामले को सही तरीके से हल करना चाहिए। ठीक है लतीफ साहब, हुकूमत की जानिब से ऑफर तो की जा रही है कि जिस भी सरकारी अस्पताल में आप चाहेंगे आपका इलाज कराने को हम तैयार हैं, तो फिर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ चाहते क्या हैं? नबीला, मेरा ख्याल है चाहते तो वो रिहाई है, अगर सच्चा पूछा जाए बात तो। लेकिन असल मसला गवर्नमेंट की इलाज फ्राहम करने का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल ये है कि ये पेशेंट की चॉइस होती है कि वो कहाँ अपना इलाज करवाना चाहता है। हुकूमत ने ऑफ़र कर दी, ये उनकी तरफ से ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो मरीज़ है वो जहाँ इलाज करवाना चाहता है, ये उसका हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक भी है हर चीज़ में। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस मामले में कोई ज़िदबाजी के मरहले से निकलना चाहिए, और अगर वो नवाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहते हैं इलाज कराने के लिए तो उनको इजाज़त दी जानी चाहिए। तो ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप कहें कि जी हमने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में करवा दिया, वो फलां जगह करवा दिया। जहाँ मरीज़ जाना चाहता है उसको वो उसका हक है, और उसको ये हक मिलना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि जो सियासी इंतकाम की बात की जा रही है वो दुरुस्त है, या फिर इस जानिब से जिद का मुजाहरा किया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि वो चूंकि कैद में है और सरकारी तहवील में है, तो सरकारी अस्पताल में क्या है, और ये रोजाना के हिसाब से वो वगैरह क्यों कर रहे हैं, या उनकी बेटी रोजाना आ जाती है और उसके ऊपर वो बातचीत करती है। उनको सहूलियत हुकूमत ने खुली ऑफर दिया कि आप आ जाइए जिस सरकारी अस्पताल में आप करना चाहते हैं, जाना चाहिए। सरकारी अस्पताल में सारे इलाज कराते हैं, हम खुद सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो नहीं करा सकते हैं। ठीक है आमिर साहब, ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता, जबकि कहा भी ये जा रहा है कि यहाँ पर उन्हें जिस तरह का इलाज चाहिए वो तमाम सहूलतें मुयस्सर भी हैं और तमाम सहूलतें हम फराहम करने को तैयार भी हैं? गुस्सा, इंतकाम, नफरत, ये 3 लफ्ज निकालें और इमरान खान आगे बढ़ें कि जब इमरान खान को चोट लगी, वो गिरे 2013 के इलेक्शन में, नवाज शरीफ हॉस्पिटल पहुंच गए। तो कोई ऐसी बात नहीं है जो नवाज शरीफ ने कहा ना कि तज़हीक नहीं चाहिए, मौत बेशक आ जाए, वो ठीक बात है कि कभी आप सर्विसेज हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां कार्डियोलॉजी का डॉक्टर नहीं होता, कभी आप जिन्ना हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब आपने 5 मेडिकल बोर्ड कराए और उसमें AFIC का डॉक्टर भी मौजूद है और वो कहता है इनका जो कंसल्टेंट लंदन में है उससे कंसल्ट करने की जरूरत है, या तो गवर्नमेंट अरेंज कर ले, उस डॉक्टर के साथ बात करा ले, खर्चा इनसे ले ले। और पहले ये सीधे PIC क्यों नहीं लेके गए जब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में मौजूद है? तो ये वो है सियासी इंतकाम की बात जिसको वो उजागर कर रहे हैं। तो ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। हो बड़ा दिल करें कि इमरान खान ट्वीट करें और पंजाब गवर्नमेंट को कह दे कि भाई आपने पहले क्यों नहीं किया, अब करें। देखें उनका अपना ग्राफ कहां जाता है इस बात से। ठीक है फैसल साहब, आपको लगता है कि हुकूमत को इतना बड़ा दिल करना चाहिए और करने के बाद वाकई ही हुकूमत का ग्राफ ऊपर जाएगा? इस वक्त तो वैसे नवाज शरीफ को अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। वो तो बड़ी बातें करते थे कि मैं आखिरी सांसों तक कुर्बानी दूंगा, तो वो तो 2 महीने की जेल की सख्तियों से जो है वो घबरा गए। नए तौर पे नवाज शरीफ जो बात कर रहे हैं वो तो इलाज की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं मुझे रहा कर दो, मुझे लंदन जाने दो, किसी तरह पाकिस्तान से मैं निकल जाऊँ। आपको सारी फैसिलिटीज़ अब हुकूमत ऑफर कर रही है कि आपको अपनी मर्जी के, अपनी मंशा के अस्पताल में इलाज करवा लें, तो आपको क्या है उनको क्यों? इसका मतलब ये इलाज कराना उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद तो इस वक्त पाकिस्तान से किसी तरह जो है वो निकल जाना। इस मामले में हुकूमत को जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये वाहिद ऐसा हुकूमत के बहुत कम मौजूदा हुकूमत के बहुत सारे मामलात में बहुत कम जगहों पे उसके मौक़िफ़ जो हैं दुरुस्त हैं। उनमें इसका हुकूमत का इस हवाले से बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है। जब सारी सहूलतों नवाज शरीफ को उन्होंने ऑफर कर दी हैं तो नवाज शरीफ को चाहिए इलाज करवा लें। अगर इन अस्पतालों में सहूलियात नहीं है तो इसका सबसे बड़ा जो मुलजिम भी वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खुद ही हैं। आप तो 88 से सूबे के मालिक थे, खुद मुख्तार थे, आपकी मर्जी बगैर तो ये इधर पत्ता भी नहीं रहता था। पूरा पंजाब आपका रजवाड़ा था। जिन अस्पतालों
अस्पतालों को इतनी सहूलत देते कि यहाँ पे किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो बाहर ना जाए। बाकी जो वहाँ करोड़ों लोग पंजाब में रहते हैं, अगर ये नवाज शरीफ इन अस्पतालों को नाकाबिल इलाज डिक्लेयर कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या करें, मर जाएं, खुदकुशी कर ले, कहाँ जाएं वो लोग? हर आदमी तो बाहर नहीं जा सकता। तो ये जो मामला है इसमें नवाज हुकूमत का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल दुरुस्त है। नवाज शरीफ को जिस तरह के दावे करते थे उनको अमली तौर पर भी वाकई इतना बहादुर बन के दिखाना चाहिए, खाली बातें करना चाहिए। इस वक्त नवाज शरीफ सिर्फ ऐसी मुंह के बम मार रहे हैं, अमली तौर पे तो नवाज शरीफ अंदर से बहुत ही कमजोर एक बुज़दिल आदमी के तौर पे सामने आए। लेकिन उन्होंने अब भी अस्पताल जाने से इनकार कर दिया है। आज के एक्सपर्ट से आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।